जानकारी यह है कि आकाश को पद से हटाने पर मायावती ने ट्वीट किया है और यह कहा है कि बीएसपी की चिंता समाजवादी पार्टी ना करे। मायावती ने कहा है कि अपने परिवार की चिंता करे समाजवादी पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आकाश आनंद को पद से हटाया था मायावती ने। इसके संबंध में भी उन्होंने ट्वीट करके ही जानकारी दी थी और अब मायावती ने एक और ट्वीट किया है, एक्सपोस्ट किया है और इसमें लिखा है कि बीएसपी की चिंता समाजवादी पार्टी ना करे, वो अपने परिवार की चिंता करें। तो अपने परिवार की चिंता करें समाजवादी पार्टी, क्या लिखा है उन्होंने हम आपको बताते हैं। बीएसपी संगठन में क्या कुछ चल रहा है, इस पर घोर दलित विरोधी सपा अगर कोई टिप्पणी ना व चिंता ना ही करे तो बेहतर। इसके बदले सपा नेतृत्व को चुनाव में उतारे गए उनके अपने परिवार, उनके यादव समाज के प्रत्याशियों का क्या हाल है, इसकी केवल चिंता करें क्योंकि उन सब का हाल बेहाल है। यानी जो कदम उन्होंने उठाया उस पर समाजवादी पार्टी कोई टिप्पणी ना करे, उनके परिवार की चिंता ना करे, वो अपने परिवार की चिंता करे, यह कहा है मायावती ने। और यह रिएक्शन क्यों है, जरा इसको भी समझिए। दरअसल कल रात एक खबर आई कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया गया। यह खबर आई तो बीएसपी के समर्थक भी सन्न रह गए। लोगों को समझ में ही नहीं आया कि बीएसपी का जो युवा नेता रैलियों में भीड़ जुटा रहा था, जिसे सुनने के लिए बीएसपी समर्थकों का हुजूम उमड़ रहा था, आखिर उसको क्यों हटा दिया गया। बीएसपी की डूबती सियासत में तिनका नहीं बल्कि पूरी नाव बनकर उभर रहे थे आकाश आनंद। भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। क्या 28 अप्रैल को सीतापुर में दिया गया यही बयान आकाश आनंद के डिमोशन की वजह बन गया? क्या इसी बयान की वजह से आकाश की सियासी उड़ान पर ब्रेक लग गया, या फिर उनकी सियासी उड़ान पर ब्रेक लगाने वाला कप्तान कोई और है? सियासी गलियारों में तो ऐसी ही हवाएं, लेकिन इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, आपको वो बताएं। उससे पहले आकाश आनंद के डिमोशन में कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी मायावती पर कैसे निशाना साध रही है, वो सुनिए। आकाश आनंद अपनी रैलियों में भाजपा का विरोध कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी से समझौते के नाम पर कहीं ना कहीं आकाश आनंद को हटा तो नहीं दिया है, मायावती जी को जवाब देना होगा। आकाश आनंद के पदों से बर्खास्त करने का फैसला ये दर्शाता है कि बसपा और भाजपा का आघोषित गठबंधन है। जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। अब समझते हैं कि आखिर जिन आकाश आनंद की रैलियों में बीएसपी की सिमटती भीड़ फिर से घुमड़ती हुई नजर आ रही थी, बीएसपी की रैलियों में जिसकी वजह से फिर से जोश पनप रहा था, वो जोश जो 1.5 दशक पहले तक मायावती की रैलियों में नजर आता था। आखिर वो सियासी जोश लाने वाले आनंद अचानक से अपरिपक्व कैसे हो गए? मायावती को मंगलवार रात को ये क्यों कहना पड़ा कि आकाश आनंद अभी अपरिपक्व हैं और फिलहाल उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से अलग किया जाता है? तो इसके पीछे असली कहानी को ध्यान से सुनिएगा, इसमें कई बातें। पहली बात, मायावती का आकाश आनंद के विवादित बयानों से नाराज होना। सूत्रों के मुताबिक सरकार पर विवादित बयान से मायावती नाराज थी। ये मायावती की चिरपरिचित अटैक वाली शैली के खिलाफ है। आकाश का बीजेपी पर ही सबसे ज्यादा जुबानी हमला हो रहा था। केवल बीजेपी पर अटैक से समाजवादी पार्टी को फायदा होता दिख रहा था, जबकि बीएसपी को नुकसान। आकाश को हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो रुचि यूपी में ही ले रहे। बीजेपी पर बयानबाजी के बाद आकाश आनंद को संकट में फंसने से बचाने की भी कवायद है ये, ऐसा भी कहा जा रहा है। बीजेपी के साथ अपने रिश्तों को बचाने की कवायद में एक्शन किया गया। इसके अलावा आकाश आनंद भावनाओं से ज्यादा दिमाग से बयान दे, इसलिए भी एक्शन हुआ। ये अलग अलग थ्योरीज हैं और इनमें से किसी भी थ्योरी से इनकार नहीं किया जा सकता। मायावती का सियासी करियर फिलहाल सुस्त पड़ा हुआ है। आकाश आनंद में वो अपना भविष्य देखती है। ऐसे में वो कभी नहीं चाहेंगी कि आकाश आनंद अभी से किसी सियासी संकट में पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अब आपको बताते हैं कि आकाश आनंद की वो कौन सी गलतियां हैं, वो कौन से कारण हैं जो उन पर भारी पड़ गए। उनका विवादित बयान, सरकार को उन्होंने जो अपशब्द कहे, सरकार को उन्होंने आतंकवादी भी बोला था, उसे गलत कहा जा रहा है। तालिबान से सरकार की तुलना की उन्होंने। इसके अलावा अफगानिस्तान से देश की तुलना की उन्होंने। पार्टी से उलट आक्रामक तेवर दिखा रहे थे। पार्टी लाइन से अलग भाषा आकाश आनंद बोल रहे थे। आमतौर पर मायावती ऐसी भाषा से बचती रही हैं। और यह भी आप समझिए कि आकाश आनंद दरअसल हैं कौन और क्यों उन पर कार्रवाई इतनी बड़ी खबर बन गई। वो मायावती के भतीजे हैं, बीएसपी के स्टार प्रचारक की भूमिका में थी, मायावती के छोटे भाई के बेटे हैं, लंदन में पढ़े लिखे हैं, लंदन से एमबीए की तालीम उन्होंने ली है। 2017 में उनकी राजनीति में एंट्री हुई थी और 2019 में बीएसपी के कोऑर्डिनेटर बना दिए गए थे। दिसंबर 2023 में मायावती के उत्तराधिकारी घोषित कर दिए गए थे। इसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जुबानी हमले से पार्टी नाराज है, क्योंकि उन पर अमूमन पार्टी इस तरह का हमला करती नहीं है चंद्रशेखर के ऊपर, लेकिन आकाश आनंद उनके खिलाफ भी जोर शोर से बोल रहे थे। और चलिए अब बात करते हैं चुनावी मौसम में सियासी बयानों से बनते बिगड़ते खेल की। अपने बयानों से कांग्रेस को अक्सर मुश्किल में डालने वाले सैम पित्रोदा एक बार फिर से चर्चा में। इस बार पित्रोदा ने अलग अलग राज्यों में रहने वाले भारतीयों की तुलना उनकी त्वचा के रंग के हिसाब से दुनिया के अलग अलग मुल्कों में रहने वाले लोगों से कर डाली। पित्रोदा के इस बयान के बाद बीजेपी नेता कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से खुद को अलग कर लिया है। जरा सुनिए क्या है पित्रोदा का बयान और उस पर कैसे मचा है राजनीतिक घमासान। People on East look like Chinese, people on West look like Arab, people on North look like, maybe white, and people in South look like African. भारत को अंदर से तोड़ो और विदेश से जोड़ो, ये इनका कॉन्सेप्ट है। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं। मेरा चेहरा मैंने आईना में देखा, कोई तरफ से मुझको साइनेज जैसा नहीं दिखता है। जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करे अल्फाज मेरे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा शायद आज घर में बैठकर यही गीत सुन रहे होंगे। सुन नहीं रहे होंगे तो सोच तो जरूर रहे होंगे। सैम पित्रोदा बात तो भारतीयों की अनेकता में एकता की कर रहे थे, लेकिन इसे समझाते समझाते पहले वो देश की सीमा पार करके चीन और मिडिल ईस्ट तक पहुंचे, फिर भारतीयों की त्वचा का रंग मिलाते मिलाते महाद्वीपों को पार करते हुए यूरोप और अफ्रीका तक भी हुए। चुनावी सीजन में राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले सैम पित्रोदा के इस बयान से भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया। We could hold country together as diverse as India, where people on East look like Chinese, people on West look like Arab, people on North look like, maybe white, and people in South look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. सियासी मौसम में विरोधी पार्टियों के लिए ऐसे बयान संजीवनी की तरह होते हैं। अक्सर अपने बयानों से कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाने वाले पित्रोदा के इस बयान को भी बीजेपी ने फौरन लपक लिया और पित्रोदा के बयान का पोस्टमार्टम कर डाला। कांग्रेस की मानसिकता बहुत साफ है। उत्तर दक्षिण में तोड़ो, तमिल हिंदी में तोड़ो, भारत को अंदर से तोड़ो और विदेश से जोड़ो, ये इनका कॉन्सेप्ट है। ये राहुल गांधी जी जो बोलते थे कि भारत का एक्सरे करेंगे, अब वो एक्सरे उनके उस्ताद ने साफ कर दिया। वैसे कांग्रेस को चुनाव के बीच इस बयान के साइड इफेक्ट्स का अंदाजा है, जिसे देखते हुए कांग्रेस ने पित्रोदा के क्रांतिकारी बयान से किनारा करने में देर नहीं लगाई। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। हालांकि पित्रोदा सिर्फ भारतीयों की त्वचा के रंग पर नहीं रुके, उन्होंने राम मंदिर पर भी टिप्पणी कर डाली और नेताओं के मंदिर दर्शन को भी सियासत से जोड़ दिया। फ्रीडम, लिबर्टी, fraternity is being challenged by
Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and, talking, not as a national leader, but talking as a leader of the BJP. जिस चुनाव में राम लहर को भी एक मुद्दा माना जा रहा है, उसके बीच पित्रोदा के इस बयान के लिए भी वो बीजेपी के निशाने पर है। इनको भारत के बारे में समझ ही नहीं है। आप राम मंदिर को बदनाम करने के लिए आप 7 समुंदर पार से खड़े हुए हैं। जिस संस्कृति के बारे में कह रहे हैं कि उसकी वजह से आइडिया ऑफ इंडिया और डेमोक्रेसी कमजोर हुआ, वही हमारी डेमोक्रेसी और विविधता का आधार है। फिलहाल विरासत टैक्स के बाद सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से बीजेपी के हाथ में मुद्दा पकड़ा दिया है। कांग्रेस ने बयान से किनारा तो कर लिया है, लेकिन कहा जाता है कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द वापस नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, जी हां, यही नाम है सैम पित्रोदा का, और अब उन्हें सैम के नाम से जाना जाता है। उनके बयान इससे पहले भी कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ा चुके हैं। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। चुनाव से पहले सैम पित्रोदा को पता नहीं क्या हो जाता है। जरा उनके विवादित बयानों की लिस्ट भी आप देख लीजिए, हम आपको दिखाते हैं। सैम पित्रोदा ने 2019 में अंतिम 2 चरणों के चुनाव से पहले, जब दिल्ली और पंजाब में वोटिंग होनी थी, सिख विरोधी दंगों के बारे में कहा था कि क्या 1984 का 84 में हुआ सो हुआ। उनके इस बयान पर काफी विवाद हुआ था। 2019 में ही पित्रोदा ने कहा था, पुलवामा जैसे हमले तो होते रहते हैं, मैं इन हमलों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, ये हर समय होते रहते हैं, मुंबई में भी हमला हुआ था। 2019 में पित्रोदा ने मिडिल क्लास को स्वार्थी ना होने की सलाह दे दी, जिस पर काफी बवाल हुआ था। 2023 में, यानी चुनावी साल से पहले, सैम पित्रोदा ने कहा था, मंदिरों से बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी भारत की समस्याओं का हल नहीं होगा। 2024 लोकसभा चुनाव शुरू होने के बाद सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स के बारे में बात की, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, और अब पित्रोदा नए बयान पर आए हैं और इस बयान पर भी विवाद हो रहा है। वैसे 24 के चुनाव में अब आरक्षण के बाद विभाजन की भी एंट्री हो गई है। कल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर राजनीतिक फायदे के लिए समाज को तोड़ने का आरोप लगाया। तो आज यूपी के सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया। वहीं चुनावी रैलियों में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सियासी लड़ाई भी जारी है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक दलों को देश में नफरत बढ़ाए जाने की बात याद आ रही है। 1947 में बंटवारे के जिम्मेदार गिनाए जा रहे हैं। जाति और धर्म के नाम पर आरक्षण की हिमायत की जा रही है। चुनावी रैलियों से लेकर नेताओं के भाषण वाले वीडियो में भी ऐसे ही मुद्दे गूंज रहे हैं। वार पलटवार हो रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को आरक्षण देंगे, इसके कारण हिंदुस्तान के सभी लोग आज इन पार्टियों के और मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हैं। इतने वर्षों से सो रहे थे, हम तो चिल्ला चिल्ला के थक गए कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुस्लिम आरक्षण से शुरू हुआ मुद्दा अब देश को अलग अलग जाति और धर्मों में बांटने के आरोप तक पहुंच गया है। सोनिया गांधी के बीजेपी को लेकर दिए गए विभाजनकारी बयान पर योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त पलटवार किया और कांग्रेस को देश के बंटवारे का जिम्मेदार बताया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यह हर व्यक्ति जानता है, बांटो और राज करो। अंग्रेजों की कुटिल चाल को 1947 में कांग्रेस ने सफल होने दिया और देश का बंटवारा पहले किया। आज़ादी के बाद जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश के अंदर वर्ग संघर्ष करा करके। इस विवाद की वजह है सोनिया गांधी का एक वीडियो संदेश जो उन्होंने मंगलवार को चुनाव के तीसरे चरण के बीच जारी किया, जिसमें बीजेपी को देश में नफरत फैलाने और समाज तोड़ने का जिम्मेदार बताया। भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है। राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। सोनिया के आरोपों पर योगी आदित्यनाथ ने बैक टू बैक फायर किया। उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष को सच बोलने की सलाह देते हुए उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो को ही आड़े हाथों लिया। कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या कहता है? मैनिफेस्टो ही विभाजनकारी है। मैं अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों में
सेंध लगाने वाला है, कम से कम श्रीमती सोनिया गांधी जी को सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। पाकिस्तान की सियासत से फवाद किनारा कर ही चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे भारतीय नेताओं पर वो रोजाना एक्सपर्ट कमेंट कर रहे हैं। लेकिन मोदी से लेकर राहुल तक दिए गए बयानों के पीछे फवाद की मंशा क्या है, इसका खुलासा भी अब हो चुका है। मैं पाकिस्तान से यही अपेक्षा करता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर यदि वह भारत को डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान से ज्यादा भारत के मसलों पर तवज्जो देने वाले फवाद चौधरी को पाकिस्तानी अब एक मस्खरे से ज्यादा कुछ नहीं समझते। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में साइडलाइन हो चुके फवाद को भारत के मामलों में टिप्पणी करने में बड़ा सुकून मिलता है। फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करके वो काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि भारत में मौसम चुनावी है, इसलिए उनको चर्चा भी मिल रही है। राहुल गांधी की तरफदारी करने के पीछे मकसद क्या है, पाकिस्तान में भी फवाद से सवाल किए जा रहे हैं। तो जो भारत में मोदी का विरोध कर रहा है, फवाद उसके साथ खड़े हैं। लेकिन क्यों? तो फवाद चौधरी, जिनकी आवाज को खुद पाकिस्तान में बंद कर दिया गया है, उनको सीमा पार भारत में खोट नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के एक्सपर्ट जो फवाद को समझते हैं, वो उनके बयानों को उनके पुराने दर्द से भी जोड़ रहे हैं। जब उनके नेता इमरान खान मोदी राज में भारत से अच्छे संबंध के सपने देख रहे थे, तो पहले मोदी मोदी करने वाले इमरान खान के साथी के सुर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक और 370 के बाद बदल गए, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान सरकार का ग्राफ लगातार गिरता गया और आखिरकार इमरान खान जेल चले गए और फवाद कुछ दिनों पहले जेल से बाहर निकले हैं। बाहर निकलने के बाद भी भारतीय नेताओं के बयानों से जुड़े कुछ सवाल फवाद का इंतजार कर रहे थे। वैसे पाकिस्तान की सत्ता में आने और हटाए जाने तक फवाद चौधरी को सीमा पार हिंदुस्तान से सिर्फ बेइज्जती ही मिली है और आने वाले वक्त में भी फवाद की हरकतों को देखते हुए उनके हिस्से कुछ और आने की उम्मीद नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। झारखंड की राजधानी रांची में 2 दिन तक मिले करोड़ों कैश के बारे में तो आप देख चुके हैं, सुन भी चुके हैं, मगर आज हम आपको झारखंड सरकार के उस विकास मॉडल के बारे में बताएंगे जिसके जरिए यह करप्शन का पहाड़ खड़ा हुआ था। कैसे महज 10,000 की जांच से शुरू हुआ मामला 35 करोड़ रुपयों तक पहुंच गया। कैसे 10,000 के लालच ने झारखंड के नेताओं और नौकरशाहों के इस पूरे गठजोड़ को बेनकाब कर दिया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कमरे के फर्श पर पड़ी 500-500 के नोटों की ये गड्डियां जिसने भी देखी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कोई भी नौकरी पेशा ईमानदार शख्स काले धन के इस पहाड़ को देखकर देश के करप्ट सिस्टम को कोस रहा होगा, क्योंकि प्राइवेट हो या सरकारी, किसी भी विभाग में कोई भी कर्मचारी जिंदगी भर की नौकरी में इतने नोट नहीं देख पाएगा। मगर झारखंड में करप्शन के कुएं से इतना काला धन निकला कि अब सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर इतने कैश का क्या होगा। दरअसल झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर के पीए संजीव लाल और उनके नौकर के पास से मिला 35 करोड़ कैश अब ईडी के लिए भी मुसीबत बन गया है। ईडी के सामने ये मुश्किल है कि 12 बक्सों में भरकर जो कैश वो अपने दफ्तर ले गई, वो उसे कहां रखे, उसका क्या करे। जितनी मुश्किल ईडी की है उससे कहीं ज्यादा मंत्री आलमगीर के लिए हो गई है। सियासी गलियारों में कल से खबर चल रही है कि मंत्री आलमगीर को झारखंड के चंपई सरकार कैबिनेट से बाहर कर सकती है, क्योंकि करप्शन के आरोपों से घिरे आलमगीर के कारण सूबे की चंपई सरकार बैकफुट पर आ गई है। इस बीच काले धन के कैश लोक पर बेहद हैरान करने वाला खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि जहांगीर आलम के घर से मिले 35 करोड़ कैश का कनेक्शन 10,000 के कमीशन से जुड़ा है। जी हां, महज टेंडर के बदले कमीशन का ये गोरख धंधा शायद यूं ही जारी रहता अगर एक जूनियर इंजीनियर ने लालच नहीं किया होता। दरअसल 14 नवंबर 2019 को एंटी करप्शन ब्रांच ने झारखंड के ग्रामीण विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को 10,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था।
ये पैसे एक टेंडर का बिल पास करने के एवज में रिश्वत के तौर पर मांगा गया था। एंटी करप्शन की टीम ने जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार कर उसे घर में रेड मारी। घर की पहली मंजिल पर आलोक रंजन नाम का शख्स किराए पर रहता था। उसके कमरे में एंटी करप्शन ब्रांच को 2 करोड़ 67 लाख रुपए मिले। पूछताछ में पता चला कि आलोक रंजन ग्रामीण विभाग में इंजीनियर वीरेंद्र कुमार का भाई है और कमरे से बरामद करोड़ों रुपए वीरेंद्र कुमार के ही हैं। जी न्यूज़।